एमजीएल बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। 1995 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत, और नेचुरल गैस के डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है इस कंपनी का। सरकारी कंपनी आप जानते ही हैं, मुंबई मेट्रो रीजन में और साथ ही रायगढ़, ये दो जगह हैं जहां पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है कंपनी। कंपनी के पास करीबन करीबन 313 सीएनजी फिलिंग स्टेशन हैं, और ये कंपनी गेल की सब्सिडरी कंपनी, यानी कि गेल जो है वो महानगर गैस लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है। गेल के पास इस कंपनी का 32-32.5% हिस्सेदारी है ऑलरेडी। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु सिंगल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिंगल साहब का 31 सालों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है हाइड्रोकार्बन सेक्टर का। एनआईटी सिलचर से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, एमबीए भी किया है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के आप बड़े एक्सपर्ट हैं, और दिसंबर 2022 से आशु सिंगल साहब एमजीएल के एमडी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सिंगल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एमजीएल को लेकर हम काफ़ी लंबे समय से बातचीत करना चाहते थे, मुलाकात करना चाहते थे। हमने सोचा कि आपसे कुछ इसी के बारे में सवाल किए जाए। सबसे पहला सवाल वॉल्यूम्स को लेकर है, किस तरह के वॉल्यूम्स दिख रहे हैं इस वक्त? क्योंकि पिछली बार हमने नतीजों में देखा तो लंबे समय बाद वॉल्यूम्स में थोड़ी सी कमी आई थी। ओवरऑल वॉल्यूम्स आपके 1% घटे थे, सीएनजी वॉल्यूम्स करीबन 2.25% घटे हैं। तो जनरली तो वॉल्यूम्स हमेशा एमजीएल बढ़ाते आया है, इस बार जो कमी आई क्या टेम्परेरी है, और किस तरह का आउटलुक दिख रहा है सर? जी नमस्कार। वॉल्यूम्स में जो कमी है ये टेम्परेरी दिखती है, क्योंकि पिछले साल Q1 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो थोड़ी गिरावट है 1% के आसपास। पर अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का फैक्टर हटा देते हैं, मतलब केजी में अगर कंसीडर करेंगे, तो 1% के आसपास बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा है दरअसल में। परंतु लास्ट ईयर Q1 में पिछले साल जो है लगभग प्राइसेस बहुत ज्यादा थे सीएनजी के, और तो उस कारणवश थोड़ा सा उसमें गिरावट आई थी कंजम्पशन लेवल में। पर इस साल फरवरी में हमने ₹2.5 प्राइसेस कम किए, और अप्रैल में ₹8 और कम किए। तो अभी 79 रुपीस का जो प्राइस है वो हमें लगता है कि अच्छा प्राइस है, जिसमें कि पेट्रोल से लगभग 49% कम प्राइस पड़ता है अगर हम एवरेज भी ले लें, जो बेनिफिट मिलता है कंज्यूमर को, और लगभग 16-17% डीजल से भी सस्ता है सीएनजी। उस तरीके से हम देखें तो आगे के जो 3 क्वार्टर आने वाले हैं उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इस क्वार्टर में गेन नहीं हुआ वॉल्यूम में, वो आगे जाकर के मेकअप कर लेंगे, और साल के अंत तक हम 5-6% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वंडरफुल, वेरी नाइस। तो साल के अंत तक 5-6% की ग्रोथ आ जाएगी, 3 तिमाहियों में बेहतर भी होगी। आपने प्राइसेस की भी बात की सर, सीएनजी में आपने 87 रुपये से 79 रुपये, 8 रुपये प्राइसेस घटाए। पीएनजी में भी थोड़े से प्राइसेस घटे हैं, लेकिन उसके बाद से स्टेबल है। तो प्राइसिंग एनवायरनमेंट कैसे देखा जाए सर? ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, या कोई बदलाव होने की उम्मीद है? प्राइसिंग जो है वो कई चीजों पे निर्भर करता है। हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट गैस जो हम खरीदते हैं, एपीएम गैस अभी सस्ती करी, तो वो जो प्राइसेस घटे एपीएम गैस के, वो हमने कंज्यूमर को पास कर दिए। इसके अलावा जो आईसी सेगमेंट है, इंडस्ट्री और कॉमर्शियल, उसके लिए हम लोग एलएनजी खरीदते हैं, और कुछ एलएनजी हम लोग सीएनजी और पीएनजी में मिक्स भी करते हैं। लगभग 90% एपीएम गैस मिलती है, बाकी की एलएनजी से ही हमें भरपाई करनी होती है। तो एक फैक्टर होता है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट किस दिशा में जा रही है। दूसरा है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस किस तरफ मूव करते हैं। तीसरा है मार्जिन्स जो हम लोग जिस पे ट्रेड करना चाहते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। और चौथा है कि हम अपनी ग्रोथ किस तरह देखना चाहते हैं। तो इन सबको देखते हुए हम प्राइसेस पे निर्णय लेते हैं, और वो जब भी निर्णय होगा तो उसको पब्लिकली डिक्लेयर किया जाता है। तो सर आपने प्राइसेस की बात भी की, काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं चल भी रही थी कि पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े कम हो सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी कम की जा सकती है। अब इलेक्शन ईयर में भी जा रहे हैं तो आमतौर पर थोड़ा सस्ता होता भी है। ये बताएं कि सर, क्या अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं एक्साइज ड्यूटी घटाने की वजह से, या किसी कच्चे तेल के नीचे आने की वजह से भी, तो कितना असर आप पर पड़ सकता है? सीएनजी प्लेयर्स पर कितना असर पड़ेगा? और दूसरा ये कि इसका कितना असर आपके वॉल्यूम्स पे हो सकता है? और दूसरा ये भी जानना चाहता हूँ, कितने दाम घटे तब तक आपको चिंता नहीं है? देखिए, ये अगेन जो आपको अभी मैंने उत्तर दिया, उसमें 3-4 चीजों पे निर्भर करता है। जी। केवल पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ही फैक्टर नहीं है। हमारी मार्जिन्स कितनी है और कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट कितनी है, उस पे भी निर्भर करता है। अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम होते हैं तो हमारे ऊपर भी डेफिनेटली प्रेशर आता है कि अपनी मार्जिन्स को बनाए रखते हुए या कम करने के लिए, सो दैट वॉल्यूम्स इफेक्ट नहीं करें। जो हमारी ग्रोथ वॉल्यूम्स में हम चाहते हैं, वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके कारण हम
अगर प्राइसेस कम होते हैं पेट्रोल डीजल के, और उसके हिसाब से हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट के अनुसार इस पे निर्णय लेंगे कि कितना कम किया जाए। दूसरी रही बात कि अगर प्राइसेस जैसे क्रूड के प्राइसेस कम होते हैं, तो हम जनरली देखते हैं कि ब्रेंट के प्राइसेस के साथ-साथ हमारी कुछ गैस जो है ब्रेंट लिंक्ड भी होती है, उसके प्राइसेस भी कम होते हैं। पर कुछ गैस ऐसी होती है जो उससे लिंक नहीं होती है, वो हमारे लिए आर्बिट्राज होता है, कभी उसमें नफ़ा होता है, कभी नुकसान होता है। तो ये बिज़नेस का रिस्क है, जिसको कि हम लोग कैलकुलेटेड तरीके से उसके साथ निर्णय लेते हैं। परफेक्ट सर, बिल्कुल आपने अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया। एक चीज़ और जो बात चल रही कि 2027 तक शायद डीजल व्हीकल्स हैं उसमें एक पार्शियल बैन वाली बात चल रही है, फोर व्हीलर्स स्पेशली। कितना फ़ायदा सीएनजी प्लेयर्स, आप जैसे सीएनजी प्लेयर्स को हो सकता है उसका? देखिए, हम उस बात पे निर्भर नहीं करते कि कोई मतलब एक इस तरह का निर्णय लिया जाए कि सारी गाड़ियां बैन कर दें, क्योंकि हम्म, मार्केट में सबकी काफी गुंजाइश है। ऐसा नहीं है कि मार्केट सैचुरेट हो गया है। पर ये बात बिल्कुल सही है, अगर डीजल को बड़े बड़े शहरों में बैन किया जाता है तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। आजकल जो लोकल पॉल्यूशन है उससे काफी नुकसान पहुंचता है लोगों की सेहत में। और अगर डीजल को बैन किया जाता है तो वो सीजीडी कंपनीज के लिए प्लस साइन है, मतलब अच्छा है कि उस लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे सीएनजी गाड़ियों पे आने के लिए, तो वो हम लोग उसको पॉजिटिवली देखते हैं, क्योंकि उसमें एक तो एनवायरनमेंट का भी फायदा है, दूसरा सीजीडी कंपनीज के लिए भी वो अच्छा है। बात है और सर। अभी एक पीएम ऑफिस से एक रिपोर्ट निकली थी 1-2 महीने पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 लाख से ऊपर की जो आबादी वाले शहर हैं, वहां पर फेज बैनर में डीजल गाड़ियों को बैन किया जाएगा, हम्म। जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है। और गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन लोगों को इस बारे में ज्यादा जानकारी है कि कब उपयुक्त समय है इस तरह के डिसीजन लेने के लिए। एब्सोल्युटली सर, आपने पीएमओ की तरफ से रिपोर्ट की बात की। एक और रिपोर्ट तो नहीं, मतलब एक और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, उस पर भी आपसे राय लेना चाहता हूँ। हमें पता चला है कि हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपने केस स्टडी वाले मामलों में महानगर गैस को शामिल किया है अपने कुरिकुलम में कि किस तरह से ये कंपनी इवॉल्व हुई। जरा उसके बारे में बताएं सर कि किस तरह की स्टडी आईआईएम अहमदाबाद ने आपकी कंपनी पर की है। देखिए, आईआईएम अहमदाबाद इंडिया का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है एमबीए का, और उसमें अगर उन्होंने एमजीएल को शामिल किया है तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि वो काफी सारी स्टडीज को इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो एमजीएल की जिस तरह से चैलेंजेस के साथ हम लोगों ने शुरुआत करी थी 1995 में, आईजीएल और एमजीएल पहली कंपनियां थी, और उस समय कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर सीजीडी का इंडिया में बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का। किस तरह कई सारे चैलेंजेस थे, रूल्स बनाना, रेगुलेशंस, सेफ्टी के कंसर्न्स थे, डिजाइन, वेंडर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और पॉलिसी मेकर्स, राइट प्राइसिंग पॉलिसी। तो पहले एमजीएल को लगता था कि इंडस्ट्री कॉमर्शियल वो मेन सेगमेंट है, पर धीरे धीरे करके जैसे कंपनी इवॉल्व हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तो डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी सेगमेंट ने काफी अच्छा बिजनेस दिखाया। जी। तो ये सब कंसीडर करते हुए किस तरह से चैलेंजेस थे और उनको कैसे ओवरकम किया, एक केस स्टडी आईआईएम ने अपने करिकुलम में शामिल करी है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है एमजीएल जी। के लिए। सर, पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी 15 जून को, तब आपने ये बताया भी था कि आप खपोली के आसपास एक अपना एलएनजी स्टेशन लगाने जा रहे हैं, कुछ और आगे भी प्लान्स हैं। जरा उनके बारे में अपडेट्स भी दें और बताएं सर अगले 1-2 साल में कितने स्टेशन और आ सकते हैं। हम जनरली 25 स्टेशन सीएनजी के लगाते हैं हर साल। इस साल हमने एग्रेसिवली टारगेट रखा है और लगभग 50 स्टेशन लगाना चाह रहे हैं इस साल, तो काफी उसमें बढ़ोतरी है। हम्म। दूसरा, सवरौली जो है, खपोली करके एक जगह है कालापुर टोल के पास, मुंबई पुणे हाईवे पे, वहां पे हमने पहला एलएनजी स्टेशन कमीशन किया है अभी रिसेंटली। तो उससे हम एलएनजी की बिक्री शुरू कर दी है। और ये एलएनजी जो है लॉन्ग हॉल में हमें दिखता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सीजीडी कंपनीज के लिए और बाकी कंपनियों के लिए भी, जिसमें कि एलएनजी की सेल बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि डीजल का कोई ज्यादा बड़ा सब्स्टिट्यूट दिखता नहीं है जब हम हैवी ट्रैफिक की बात करते हैं या लॉन्ग हॉल ट्रैफिक की बात करते हैं। एलएनजी की एक फिल में लगभग 800 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, जो कि एक काफी लंबा डिस्टेंस होता है। तो अगर प्रॉपरली एलएनजी स्टेशन को डिजाइन किया जाए और प्राइसिंग की जाए, तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा सकता है, जिसमें ओईएम, कस्टमर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स तीनों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ताकि इस नए बिजनेस सेगमेंट को डेवलप किया जा सके।
उसमें हम अपना रोल अदा कर रहे हैं और इसमें हमने बैद्यनाथ एलएनजी के साथ एक एमओयू साइन किया है। एक एमओयू साइन करके एक एसपीवी बना रहे हैं। शीघ्र ही उससे हम एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर को रोल आउट करेंगे। साथ ही साथ अलग इनिशिएटिव में एक सीबीजी का हमने प्लांट एमओयू साइन किया है बीएमसी के साथ, जो कि एक मुंबई सिटी के लिए अच्छी पहल होगी। अच्छा सर, आपने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में ये जो करंट वित्त वर्ष है इसमें 700 से 800 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं, राइट सर? तो कितना कर चुके हैं, ऑन ट्रैक है, आगे क्या प्लान है सर? अभी तो ट्रैक पे है। पहला जो क्वार्टर होता है उसमें थोड़ा कम होता है क्योंकि इस साल बारिश भी थोड़ा सा अच्छी हुई लास्ट पिछले 2-3 महीने में। तो अभी थोड़ा सा कैपेक्स जो हमने प्लान किया था उससे थोड़ा पीछे है। पिछले साल हमने 700 करोड़ किया था कैपेक्स और इस साल हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 750 से 800 करोड़ तक का कैपेक्स करेंगे। तो जो अभी कम हुआ है उसको आगे के 5-6 महीने में हम लोग भरपाई पूरी कर लेंगे। हमारे प्लान्स एग्रेसिव हैं, जैसे आपको बताया कि हम 25 से 50 सेशन करना चाहते हैं, तो उस पे भी कैपेक्स लगता है। डोमेस्टिक पीएनजी में कन्वर्जन्स में हम काफी जोर दे रहे हैं, तो डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस में भी अच्छा खासा कैपेक्स लगता है। प्लस और भी जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उस पे हम लोग कैपेक्स लगाएंगे। ठीक बात है। सर, आपके शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं अब एमजीएल के लिए नए या नेक्स्ट ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है? मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है। जैसे आपको 2 चीजें बताई कि एक एलएनजी के लिए हमने एसपीवी बना रहे हैं बैद्यनाथ एलएनजी के साथ। दूसरा है सीबीजी प्लांट एमओयू हमने साइन किया है बीएमसी का, 1-1.5 साल में वो भी तैयार होना चाहिए। और तीसरा है जो हम अपस्ट्रीम साइड में, मतलब जो हमारी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, जैसे कि टाइप 4 सिलेंडर्स हैं, मीटर मैन्युफैक्चरिंग है या इस तरह के अनेक निवेश हैं। और भी हम इलेक्ट्रिक वैल्यू चेन को भी इवेलुएट कर रहे हैं कि वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी आए। इस तरह के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमने स्ट्रैटेजी अभी रन करी है काफी रिसेंटली, उसमें से निकल के आए हैं। इसके अलावा कोर एरिया में का हम अपना एग्रेसिवली रोल आउट करते रहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को। डिजिटाइजेशन के ऊपर काफी काम किया जा रहा है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। तो आगे चलते हुए काफ़ी कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो एमजीएल को ग्रोथ देंगे। आशु सिंघल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से अपनी कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में हमारे दर्शकों को, अपने शेयर होल्डर्स को आपने जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। धन्यवाद।